3 साल तक आदित्य राजवंश ने हर सुबह एक ही तरह से शुरू की थी। फर्श से उठकर, चादर समेटकर और अपने भीतर के सवालों को उसी चादर में दबाकर। लेकिन उस दिन सुबह अलग थी। ना इसलिए कि घर में कोई बदलाव था, ताने वही थे, आदेश वही थे और उसकी हैसियत भी वही थी, बल्कि इसलिए कि अब आदित्य के भीतर कुछ भी दबा हुआ नहीं था। लावण्या की मां की आवाज रसोई से आ रही थी। आज भी देर से उठ गया, कोई शर्म नहीं है। लावण्या ने बिना पलटे कहा, छोड़िए मां, इनसे क्या उम्मीद रखनी। आदित्य चुपचाप उठा, चादर मोड़ी, दीवार के पास रख दी। 3 साल में उसने एक बात सीख ली थी, कुछ बातें कान से नहीं हिसाब से सुनी जाती हैं, और उसका हिसाब अब बदल चुका था। घर से निकलते वक्त उसका फोन कंपन हुआ। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक मैसेज, एवरीथिंग इज अलाइंड, वेटिंग फॉर योर सिग्नल। आदित्य ने फोन जेब में रख लिया। अभी नहीं। कुछ सच्चाइयां तभी बाहर आती हैं जब सामने वाला उन्हें सहने की हालत में हो। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB पहुंचते ही उसे माहौल बदला हुआ लगा। यह बदलाव नजर आने वाला नहीं था, यह महसूस होने वाला था। कुछ लोग उसे देखकर रुक गए, कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने जल्दी से रास्ता बदल लिया। यह सम्मान नहीं था, यह डर भी नहीं था, यह पहचान की शुरुआत थी। उसके डेस्क पर एक काली फाइल रखी थी, न नाम न विभाग, सिर्फ एक कोड। आदित्य ने फाइल खोली और कुछ सेकंड तक बस देखता रहा। 3 साल पहले इसी तरह की एक फाइल उसके लिए गुनाह बन गई थी, और आज यही फाइल पूरे खेल की चाबी थी। मीटिंग रूम में आज कोई औपचारिक मुस्कान नहीं थी। सीनियर अधिकारी ने सीधे कहा, आप जानते हैं यह मामला बैंक से बाहर जा चुका है। आदित्य ने सिर हिलाया, हां। और अगर यह पूरी तरह सामने आया तो बहुत से चेहरे पहचान में आ जाएंगे। आदित्य ने बात पूरी की। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा उसकी हिम्मत की परीक्षा नहीं था, यह बाकी सबकी हिम्मत की परीक्षा थी। दोपहर के समय उसे एक कॉल आया, विदेशी नंबर। इस बार उसने देर नहीं की। मिस्टर राजवंश, दूसरी तरफ से कहा गया, फाइनल कंफर्मेशन रिक्वायर्ड। आदित्य खिड़की के पास खड़ा हो गया। नीचे शहर वैसे ही चल रहा था जैसे हमेशा चलता है, अनजान। प्रोसीड, उसने कहा। कॉल कट गई। उस एक शब्द के साथ किसी और देश में कई अरब की वैल्यू हिल चुकी थी। शाम को वो घर लौटा। आज घर में मेहमान थे, लावण्या की मां की सहेलियां, हंसी की आवाजें, चाय की महक, और उसी के बीच, ये अभी भी यहीं है? किसी ने पूछा। हंसी गूंजी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई में गया, गिलास उठाए, पानी दिया। लेकिन आज उसके कंधे झुके नहीं थे। एक मेहमान की नजर बार बार उस पर टिक रही थी। आप? उसने धीरे से पूछा, कहीं पहले मिले हैं क्या? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, शायद। उस आदमी का चेहरा हल्का सा सफेद पड़ गया। पहचान हो चुकी थी। रात को आदित्य फर्श पर लेटा। छत को देखते हुए उसने पहली बार महसूस किया, आज भी वो इस घर में घर जवाई है। लेकिन अब यह मजबूरी नहीं है, ये रणनीति है। उसने मन ही मन कहा, अब पर्दे हिल चुके हैं, अब सच रुकेगा नहीं। उसने फोन उठाया, एक आखिरी नोटिफिकेशन देखा, मेजॉरिटी स्टेक कंफर्म्ड। आदित्य ने स्क्रीन लॉक की। अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द। रात आधी बीत चुकी थी, लेकिन आदित्य राजवंश की आंखों में नींद नहीं थी। फर्श पर बिछी चादर अब उसे ठंडी नहीं लग रही थी। 3 साल में पहली बार उसे एहसास हुआ कि जमीन पर सोना सबसे बड़ी सजा नहीं होती। सबसे बड़ी सजा होती है सच जानते हुए भी चुप रहना, और वो चुप अब नहीं था। सुबह घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। लावण्या की मां बिना वजह ही रसोई में चीजें पटक रही थीं। आजकल ये फोन बहुत ज्यादा बजने लगा है। उन्होंने तिरछी नजर से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा। लावण्या ने तुरंत जोड़ा, कहीं कोई नई चाल तो नहीं चल रहा? आदित्य ने चुपचाप पानी का गिलास उठाया, पिया, फिर बोला, अगर चाल होती तो अब तक पता चल चुका होता। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह पहला मौका था जब उसने जवाब दिया था, और वो भी बिना झुके। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB में आज माहौल और भी बदला हुआ था। उसके कैबिन के बाहर 2 नए सिक्योरिटी लोग खड़े थे। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन सब समझ रहे थे अब मामला सिर्फ बैंक का नहीं रहा। उसे सीधे एक बंद कमरे में बुलाया गया। कमरे में वही 3 चेहरे थे, लेकिन आज उनके चेहरे सख्त थे। अब छुपाने का कोई मतलब नहीं, एक सीनियर अधिकारी ने कहा। आपका नाम अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में आ चुका है। आदित्य ने शांति से पूछा,
किस हैसियत से? अंतिम निर्णायक के तौर पर। कमरे में हल्की सी खलबली मच गई। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? दूसरे ने पूछा। आदित्य की आवाज स्थिर थी। इसका मतलब है कि अब सच आधे रास्ते पर नहीं रुकेगा। दोपहर तक खबरें फैलने लगी, पूरे नाम के बिना, चेहरे के बिना। लेकिन जिन लोगों को समझना था वे समझ चुके थे। एक वरिष्ठ अधिकारी आदित्य के पास आया और धीमी आवाज में बोला, आप बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। मैं ऊपर नहीं पहुंचा, सच नीचे से ऊपर आया है। वो अधिकारी कुछ नहीं बोला, बस पीछे हट गया। शाम को घर लौटते वक्त आदित्य के फोन पर एक कॉल आया। इस बार ना विदेशी नंबर था, ना अनजान। ये कॉल लावण्या के पिता के एक पुराने परिचित का था। तुम, आवाज रुकी। तुम वही आदित्य राजवंश हो? आदित्य ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, हां। दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। तुम्हारा नाम आज मीटिंग में लिया गया। आदित्य ने कॉल काट दी। अब बातें सीधे घर तक पहुंचने वाली थीं। घर में कदम रखते ही उसे समझ आ गया कि तूफान आ चुका है। लावण्या हाथ में फोन लिए खड़ी थी। उसकी मां के चेहरे पर गुस्सा नहीं, घबराहट थी। तुम कौन हो? लावण्या ने सीधे पूछा। आदित्य ने जूते उतारे, शांत स्वर में कहा, वही जो 3 साल से हूं। झूठ मत बोलो, उसकी मां चिल्लाई। आज बैंक, आज शहर, सब जगह तुम्हारा नाम घूम रहा है। आदित्य ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। नाम घूम नहीं रहा, उसने कहा, नाम वापस आ रहा है। कमरे में जैसे हवा रुक गई। लावण्या की आवाज कांप रही थी। तुम्हें पता है अगर ये सच निकला तो? आदित्य ने बात पूरी नहीं होने दी। तो 3 साल का हिसाब सामने आएगा। किस बात का हिसाब? उसकी मां ने पूछा। आदित्य की आवाज अब भी ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द भारी था। अपमान का, चुप्पी का और उस भरोसे का जो मैंने खुद पर रखा। उस रात आदित्य फर्श पर नहीं सोया। वो कुर्सी पर बैठा रहा, आंखें बंद, सीधा। घर में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर कोई जाग रहा था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि जिसे वे 3 साल से घर जवाई समझ रहे थे, वो कभी साधारण आदमी था ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात, वो बदला लेने नहीं, हिसाब करने वाला था। आदित्य ने आखिरी बार उस घर की दीवारों को देखा जहां उसने सबसे ज्यादा चुप्पी झेली थी। मन ही मन कहा, अब पर्दे हिल चुके हैं, अब खेल खुले मैदान में होगा। आदित्य राजवंश ने उस सुबह पहली बार महसूस किया कि जमीन हमेशा पैरों के नीचे नहीं रहती। कभी कभी वो चुपचाप खिसकने लगती है। और तब सबसे ज्यादा डर उन्हें लगता है जो ऊपर खड़े होने की आदत डाल चुके होते हैं। घर में सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो बहस के बाद नहीं आता, बल्कि डर के बाद आता है। लावण्या की मां रसोई में थी, लेकिन बर्तन टकराने की आवाज नहीं आ रही थी। लावण्या कमरे में थी, दरवाजा बंद नहीं था, लेकिन खुला भी नहीं। आदित्य ने फर्श से चादर उठाई। आज उसे समेटने की जल्दी नहीं थी। नाश्ते की मेज पर किसी ने उसे आदेश नहीं दिया। यह बदलाव छोटा था, लेकिन बेहद साफ। लावण्या की मां ने चाय रखते हुए पूछा, आज बैंक जल्दी जाओगे? पहले यह सवाल कभी नहीं पूछा गया था, पहले सिर्फ बताया जाता था। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, हां, आज जरूरी काम है। उन्होंने सिर हिलाया। कोई ताना नहीं, कोई व्यंग नहीं। आदित्य ने महसूस किया जमीन हिल चुकी है। घर से निकलते ही उसके फोन पर लगातार कॉल आने लगे। कुछ अनजान नंबर, कुछ जाने पहचाने। उसने किसी को नहीं उठाया। आज जवाब शब्दों में नहीं, घटनाओं में मिलने वाला था। भारतीय राष्ट्र बैंक के बाहर आज मीडिया वैन खड़ी थी। आदित्य एक पल के लिए रुका। 3 साल पहले यही दरवाजा उसे झुके सिर के साथ अंदर बुलाता था। आज वही दरवाजा उसके कदमों का इंतजार कर रहा था। वो भीतर गया। मीटिंग रूम में आज कुर्सियां बदल दी गई थीं। आदित्य की कुर्सी अब किनारे नहीं थी, टेबल के बीच में थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिना भूमिका के कहा, आज से आप इस प्रोजेक्ट के सार्वजनिक समन्वयकर्ता होंगे। आदित्य ने सवाल नहीं किया। वो जानता था यह जिम्मेदारी नहीं, घोषणा है। स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आंकड़े चल रहे थे। एक अधिकारी बोला, जो निवेश 3 साल पहले गलती कहा गया था, आज वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आदित्य ने पहली बार हल्की मुस्कान महसूस की। ये जीत की मुस्कान नहीं थी, ये समय की पुष्टि थी। दोपहर तक खबरें तेज हो चुकी थी। नाम अब भी नहीं था, चेहरा अब भी नहीं था, लेकिन असर सीधा जमीन पर था। शहर के बड़े घरानों में फोन बज रहे थे, मीटिंग्स रद्द हो रही थीं और नए समीकरण बनने लगे थे। शाम को आदित्य घर लौटा। आज दरवाजा खोलने के लिए किसी ने आवाज नहीं दी।
दरवाजा खुद खुला। लावण्या सामने खड़ी थी। पहली बार उसकी आंखों में डर के साथ साथ जिज्ञासा थी। आज टीवी पर वो रुकी। वही निवेश जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। आदित्य ने जूते उतारते हुए कहा, वो अभी खत्म नहीं हुआ। लावण्या चुप हो गई। रात के खाने पर आज पहली बार आदित्य को बराबर की जगह मिली। कोई आदेश नहीं, कोई काम नहीं, बस सवाल। तुम हमें कितना जानते हो? लावण्या की मां ने पूछा। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, उतना ही जितना बताना जरूरी है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा डर का नहीं था, ये इंतजार का था। रात को आदित्य खिड़की के पास खड़ा था। शहर की रोशनियां अब उसे छोटी नहीं लग रही थीं, क्योंकि अब शहर ही उसकी कहानी में आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब जमीन हिली है, अगला कदम सबको महसूस होगा। रात गहराने के साथ साथ घर का माहौल और भारी होता जा रहा था। टीवी बंद था, लाइटें जल रही थीं, लेकिन कोई चैनल देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आदित्य राजवंश कुर्सी पर बैठा था, सीधा, शांत। ये वही घर था जहां 3 साल तक उसकी पीठ झुकी रही थी, और आज वही पीठ सीधी दिखाई दे रही थी। लावण्या की मां ने चुप्पी तोड़ी। आज बैंक से कई लोगों के फोन आए। उन्होंने धीरे से कहा, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। पहले ये वाक्य गुस्से के साथ आता था, आज डर के साथ आया। आदित्य ने सिर उठाया। अब लोग पूछेंगे, उसने कहा, क्योंकि अब छुपाने को कुछ बचा नहीं है। तो ये सब सच है? लावण्या ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में आरोप नहीं था, घबराहट थी। आदित्य ने बिना घुमाव के जवाब दिया, हां। कमरे में जैसे हवा रुक गई। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? लावण्या की मां की आवाज कांप रही थी। आदित्य ने पहली बार धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, क्योंकि आपने कभी जानना नहीं चाहा। यह ताना नहीं था, यह तथ्य था। लावण्या ने आदित्य की तरफ देखा। 3 साल में पहली बार उसने उसे ध्यान से देखा। तुम इतना कुछ होकर भी यहां क्यों रहे? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे खुद को साबित नहीं करना था, मुझे खुद को समझना था। यह जवाब लावण्या को चुप करा गया। अगले दिन शहर में हलचल मच चुकी थी। न्यूज चैनलों पर निवेश समूह की चर्चा थी। अखबारों में विशेष कॉलम छप रहे थे। नाम अब भी सार्वजनिक नहीं था, लेकिन जिन लोगों को जानना था वे जान चुके थे। भारतीय राष्ट्र बैंक में आज आदित्य को मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर बुलाया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पहली बार सलाम किया। ये सम्मान नहीं था, ये स्वीकार था। मीटिंग में अब आदित्य सवालों के घेरे में नहीं था, वो सवाल पूछ रहा था। ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ आर्थिक नहीं है, उसने कहा, ये भरोसे का है, और भरोसा आधे सच पर नहीं चलता। कोई विरोध नहीं हुआ। दोपहर तक पहला झटका बाहर की दुनिया को लग चुका था। शहर के एक बड़े घराने का प्रस्तावित सौदा अचानक रुक गया। कारण सिर्फ एक था, आदित्य का एक फोन। कोई धमकी नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ एक वाक्य, हम अभी इंतजार करेंगे। और पूरा खेल रुक गया। शाम को वो घर लौटा। आज दरवाजा खुला मिला। लावण्या की मां सोफे पर बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान थी। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। आदित्य ने जूते उतारते हुए कहा, 3 साल तक मैंने अंदाजा लगाया कि मैं क्या सह सकता हूं। अब मैं वही कर रहा हूं जो जरूरी है। यह पहली बार था जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रात को लावण्या आदित्य के पास आई। अगर सब बदल गया, वो रुकी, तो हम? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। सब बदल रहा है, उसने कहा, लेकिन सच वही रहेगा। लावण्या ने धीरे से सिर हिलाया। उस रात आदित्य फर्श पर नहीं सोया। वो खिड़की के पास कुर्सी पर बैठा रहा। शहर की रोशनियां अब उसके लिए बड़ी नहीं थीं, क्योंकि अब वो खुद उनसे बड़ा हो चुका था। उसने मन ही मन कहा, अब जमीन पूरी तरह हिल चुकी है, अगला कदम तूफान होगा। आदित्य राजवंश को यह अच्छी तरह समझ आ चुका था कि असली लड़ाइयां आवाज से नहीं, फैसलों से लड़ी जाती हैं। और उस सुबह उसने जो फैसला लिया, वो किसी को सुनाने के लिए नहीं था, वो असर दिखाने के लिए था। घर में अब सन्नाटा उसकी मौजूदगी से नहीं बनता था। अब सन्नाटा तब बनता था जब वो कुछ कह देता था। नाश्ते की मेज पर लावण्या की मां ने पहली बार खुद उसके लिए चाय रखी। कप रखते समय उनके हाथ हल्के से कांपे। आदित्य ने देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। यह सम्मान नहीं था, यह डर था, और डर से निकला सम्मान सबसे पहले टूटता है। घर से निकलते वक्त लावण्या ने उसे रोका। आज तुम लौटोगे ना? यह सवाल पहले कभी नहीं पूछा गया था। पहले सिर्फ बताया जाता था कब लौटना है, कब क्या करना है। आदित्य ने जैकेट पहनते हुए कहा, अगर जरूरी हुआ तो। लावण्या कुछ पल उसे देखती रही।
फिर बोली, तुम बदल गए हो। आदित्य रुका। पहली बार? नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। अब मैं छुप नहीं रहा। भारतीय राष्ट्र बैंक यानी कि बीआरबी के बाहर आज मीडिया वैन एक नहीं कहीं थी। कैमरे घूम रहे थे, रिपोर्टर फुसफुसा रहे थे। हर कोई उसी नाम की तलाश में था जो अब तक परछाई बना हुआ था। आदित्य गाड़ी से उतरा। आज उसने सिर नहीं झुकाया। सिक्योरिटी ने रास्ता बनाया। किसी ने हाथ उठाकर रोका नहीं। ये प्रवेश किसी कर्मचारी का नहीं था, ये घोषणा थी। मीटिंग रूम में आज पहली बार आदित्य अकेला नहीं था। उसके साथ कानूनी सलाहकार, वित्तीय विशेषज्ञ और अनुपालन टीम बैठी थी। टेबल के बीच एक बड़ा डिजिटल बोर्ड जल रहा था। हम शुरू करें? किसी ने पूछा। आदित्य ने एक सेकंड भी नहीं लिया। हाँ। स्क्रीन पर 3 नाम उभरे। तीनों शहर के सबसे ताकतवर घरानों से जुड़े थे। कमरे में कोई आवाज नहीं आई। ये पहला कदम है, आदित्य ने कहा। कोई आरोप नहीं, कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं। तो फिर? एक सलाहकार ने पूछा। तो फिर हम उन्हें उनके ही नियमों से जवाब देंगे। स्क्रीन बदली। 3 सौदे, तीनों पर एक ही नोट, पेंडिंग, सब्जेक्ट टू रिव्यू। बस इतना। लेकिन इतना ही कई करोड़ की नींव हिला देने के लिए काफी था। दोपहर होते होते शहर में हलचल मच गई। एक बड़ा सौदा अचानक अटक गया, दूसरा बिना वजह रुका, तीसरे के लिए नई शर्तें सामने आ गई। कारण कहीं लिखा नहीं था, नाम कहीं छपा नहीं था, लेकिन हर बड़े ऑफिस में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कर कौन रहा है? शाम को पहला फोन आया, दूसरा, तीसरा। किसी ने विनती की, किसी ने धमकी दी, किसी ने सौदा रखा। आदित्य ने सब सुना, किसी को जवाब नहीं दिया। कुछ लड़ाइयां चुप्पी से ही जीती जाती हैं। घर लौटते वक्त उसने शहर की तरफ देखा। यही शहर कभी उसे बेकार समझता था, आज वही शहर उसके एक फैसले पर रुक रहा था। घर में कदम रखते ही माहौल फिर बदल गया। लावण्या की मां सोफे पर बैठी थीं, टीवी बंद था। आज एक आदमी आया था, उन्होंने कहा, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। आदित्य ने जूते उतारते हुए पूछा, क्या कहा? कहा कि तुमसे मिलना जरूरी है। आदित्य ने सिर हिलाया। अब बहुत से लोगों को यह जरूरी लगेगा। रात को लावण्या ने पहली बार खुद उससे बात शुरू की। तुम किससे लड़ रहे हो? आदित्य ने खिड़की की तरफ देखा। शहर की लाइटें अब भी जल रही थीं। किसी से नहीं, उसने कहा, मैं बस खुद को वापस ले रहा हूं। लावण्या चुप रही। उस रात आदित्य देर तक जागता रहा। आज कोई धमाका नहीं हुआ था, कोई खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन जिन लोगों को समझना था वे समझ चुके थे। खेल शुरू हो चुका है और इस बार नियम वही तय करेगा जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया था। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन शहर की कुछ इमारतों में अभी भी लाइटें जल रही थीं। ये वही इमारतें थीं जहां फैसले लिए जाते हैं, और आज उन फैसलों की नींद उड़ चुकी थी। आदित्य राजवंश अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। फोन लगातार बज रहा था। अब अनजान नंबर नहीं थे, अब नाम थे। उसने तीसरी कॉल उठाई। राजवंश। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। आदित्य की आवाज में कोई उत्तेजना नहीं थी। मैं वहीं हूं जहां तक आप मुझे आने नहीं देना चाहते थे। आपको अंदाजा है आप किससे टकरा रहे हैं? आदित्य ने खिड़की से नीचे देखा। सड़क खाली थी, लेकिन शहर जाग रहा था। मुझे बस इतना पता है, उसने कहा, कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। कॉल कट गई। अगली सुबह खबरें आधी अधूरी थीं, लेकिन असर पूरा था। शेयर बाजार खुलते ही 3 बड़ी कंपनियों के शेयर डगमगाने लगे। विश्लेषक कारण ढूंढ रहे थे। कोई नाम सामने नहीं था, लेकिन पर्दे के पीछे सब जानते थे, ये आदित्य का फैसला था। भारतीय राष्ट्र बैंक में आज माहौल पहले से भी ज्यादा सख्त था। एक आपात बैठक बुलाई गई। कमरे में वही चेहरे थे, लेकिन आज उनके सामने आदित्य बैठा था, बिना झुके, बिना सफाई दिए। हम पर दबाव है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। ऊपर से? आदित्य ने सीधे पूछा। कितना ऊपर? कोई जवाब नहीं आया। अगर दबाव है, आदित्य बोला, तो सही जगह पर लगा है। कमरे में किसी ने विरोध नहीं किया। दोपहर में पहला सीधा सामना हुआ। शहर के एक बड़े उद्योगपति खुद मिलने आए। महंगा सूट, सधी हुई मुस्कान और आंखों में छुपा गुस्सा। आप बहुत समझदार आदमी हैं राजवंश, ये सब यहीं रोका जा सकता है। आदित्य ने चाय का कप मेज पर रखा। अगर पहले रोका जाता तो मैं यहां नहीं बैठता। आप क्या चाहते हैं? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। जो सही है। सही की परिभाषा हम तय करते हैं, उद्योगपति ने कहा। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। अब नहीं। शाम तक शहर में यह बात फैल चुकी थी। नाम अब छुपे नहीं हैं और आदमी अब फोन पर नहीं, सामने आ रहे हैं। घर लौटते वक्त आदित्य ने पहली बार ड्राइवर को कहा, धीरे चलाओ। उसे जल्दबाजी नहीं थी, अब खेल उसकी गति से चल रहा था। घर में लावण्या दरवाजे के पास खड़ी थी।
आज एक आदमी आया था, उसने कहा, बहुत घबराया हुआ। आदित्य ने कोट उतारते हुए पूछा, उसने क्या कहा? कहा कि तुमने शहर हिला दिया है। आदित्य ने सिर हिलाया, ये तो सिर्फ शुरुआत है। रात के खाने पर लावण्या की मां ने धीमी आवाज में कहा, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। आदित्य ने खाना छोड़कर सीधे उनकी तरफ देखा। मैं समझा जाना नहीं चाहता था, उसने कहा, मैं बस जिंदा रहना चाहता था। कमरे में कोई जवाब नहीं था। रात को फिर आदित्य खिड़की के पास खड़ा था। आज शहर की रोशनियां उसे चुनौती नहीं दे रही थी, वे उसे देख रही थीं। उसने मन ही मन कहा, पहला वार हमेशा सबसे भारी नहीं होता, लेकिन यह बता देता है कि वार करने वाला अब रुकने वाला नहीं। आदित्य राजवंश को अब यह साफ दिखने लगा था कि जब सच सामने आता है तो सत्ता सबसे पहले अपने साए फैलाती है। ये साए शोर नहीं करते, वे चुपचाप रास्ते रोकते हैं। सुबह का शहर सामान्य लग रहा था। लोग दफ्तर जा रहे थे, गाड़ियां वही शोर कर रही थीं, लेकिन कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स और कुछ बंद दरवाजे ये बता रहे थे कि ऊपर कहीं हलचल तेज हो चुकी है। घर में आज फिर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डर का नहीं था, यह सावधानी का था। लावण्या ने नाश्ते की मेज पर बैठते हुए पूछा, आज बाहर बहुत लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं। आदित्य ने चाय का घूंट लिया। नाम तभी लिया जाता है जब असर होता है। लावण्या ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गई। वो अब सवाल पूछने से डरती नहीं थी, वो जवाब सुनने से डर रही थी। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB पहुंचते ही आदित्य को सीधे ऊपर बुलाया गया। आज कोई मेल नहीं आया, कोई नोटिस नहीं, सिर्फ एक कॉल। अभी ऊपर का कमरा ठंडा था और बहुत शांत। कमरे में 3 नए चेहरे थे, सभी गंभीर। हम इस मामले को धीरे करना चाहते हैं, एक ने कहा। आदित्य ने सीधे पूछा, क्यों? क्योंकि बहुत कुछ दांव पर है। आदित्य की आवाज स्थिर थी। दांव पर हमेशा कुछ ना कुछ होता है। सवाल यह है कि हम किसे बचा रहे हैं। कमरे में कोई तुरंत जवाब नहीं आया। एक और अधिकारी बोला, अगर आप इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो कुछ ताकतें आपके खिलाफ हो जाएंगी। आदित्य ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, ताकतें तभी सामने आती हैं जब उन्हें डर लगता है। यह जवाब चेतावनी से ज्यादा घोषणा था। दोपहर तक आदित्य को साफ महसूस होने लगा कि बैंक के भीतर भी रेखाएं खिंच रही हैं। कुछ लोग अब खुलकर साथ दे रहे थे, कुछ दूरी बना रहे थे और कुछ अब उसके रास्ते में चुपचाप खड़े हो रहे थे। शाम के समय एक पुराना नाम फिर से सामने आया, वही उद्योगपति जिसने पहले बात रोकने की पेशकश की थी। इस बार संदेश छोटा था, वी नीड टू टॉक फेस टू फेस। आदित्य ने संदेश देखा, फिर फोन जेब में रख लिया। अब बातचीत फोन पर नहीं होने वाली थी। घर लौटते समय उसने महसूस किया कि आज ड्राइवर भी कुछ ज्यादा सावधान है। सब ठीक है? आदित्य ने पूछा। ड्राइवर ने शीशे में देखा। सर, आज शहर में कई लोग पूछताछ कर रहे हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। तो मतलब खबर सही जगह पहुंची है। घर में घुसते ही लावण्या की मां ने धीमी आवाज में कहा, आज हमारे पुराने रिश्तेदार आए थे। आदित्य रुका। किस लिए? पूछ रहे थे कि हम किस तरफ हैं। यह सवाल 3 साल पहले कभी नहीं पूछा गया था। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, आप उसी तरफ हैं जहां सच है। लावण्या की मां ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को आदित्य अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। आज शहर की रोशनियां उसे चुनौती नहीं दे रही थी, वे उस पर नजर रख रही थीं। उसने मन ही मन कहा, अब खेल सिर्फ पैसों का नहीं है, अब ये सत्ता की परछाइयों से लड़ाई है। और परछाइयां तभी भागती हैं जब रोशनी सीधे उन पर पड़ती है। रात के सन्नाटे में आदित्य राजवंश का फोन बजा। इस बार कोई अनजान नंबर नहीं था। ये एक ऐसा नाम था जिसे वो टाल नहीं सकता था। आपको कल सुबह एक औपचारिक नोटिस मिलेगा, दूसरी तरफ से कहा गया। आवाज में कोई धमकी नहीं थी, बस ठंडा भरोसा था। आदित्य ने शांत स्वर में पूछा, किस बारे में? आपके अधिकारों की समीक्षा होगी। फोन कट गया। आदित्य देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे समझ आ गया था, यह पहला सीधा वार था। अगली सुबह नोटिस आ चुका था। भारी शब्दों में लिखा गया पत्र,
जिसमें सहयोग, जांच और अस्थायी सीमाएं जैसे शब्द थे। लावण्या ने चिट्ठी पढ़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ये तुम्हें लोकना चाहते हैं, उसने कहा। आदित्य ने पत्र वापस लिया। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, ये समय खरीदना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB पहुंचते ही उसे प्रवेश द्वार पर रोक लिया गया। सर, आज आपको ऊपर से अनुमति लेनी होगी। 3 साल पहले यह सामान्य बात थी, आज ये चुनौती थी। आदित्य ने जेब से एक दूसरा पत्र निकाला। साइन ताजे थे। अब अनुमति यहां से आएगी, उसने कहा। गार्ड ने पत्र पढ़ा, एक पल रुका, फिर रास्ता बना दिया। ऊपर की मीटिंग आज छोटी नहीं थी। कमरे में वही चेहरे थे, लेकिन आज उनके पीछे भी और चेहरे थे। आप बहुत तेज चल रहे हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। आदित्य ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि सच धीमी चाल से मर जाता है। कमरे में कुछ लोग असहज हुए, कुछ ने सिर झुका लिया। हम आपको थोड़ा पीछे हटने की सलाह देते हैं, दूसरे ने कहा। आदित्य कुर्सी से उठा। सलाह बराबरी वालों को दी जाती है, उसने कहा, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह टकराव था, खुला, बिना शोर। दोपहर तक खबर बाहर आ चुकी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी की शक्तियों की समीक्षा शुरू। नाम नहीं था, लेकिन संकेत साफ थे। शेयर बाजार ने इस संकेत को तुरंत समझा। कुछ कंपनियों के शेयर तेजी से गिरे, कुछ सौदे रुक गए। सत्ता का वार अब पलटने लगा था। शाम को वही उद्योगपति खुद घर तक आया। इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। आप आग से खेल रहे हैं, उसने कहा। दरवाजे पर ही आदित्य ने जवाब दिया, नहीं, मैं बस अंधेरे में लाइट जला रहा हूं। आप सब कुछ खो सकते हैं। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। मैंने खोने से ही शुरू किया था। उद्योगपति कुछ पल खामोश रहा, फिर लौट गया। रात को घर में कोई आदेश नहीं था, कोई ताना नहीं। लावण्या की मां ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई तो? आदित्य ने पहली बार नरमी से जवाब दिया, तो सच उतना ही बड़ा निकलेगा। आदित्य खिड़की के पास खड़ा था। शहर की रोशनियां अब परछाइयां नहीं बना रही थीं, वे साफ दिख रही थीं। उसने मन ही मन कहा, अब सत्ता ने पहला वार कर दिया है। अब या तो वो रुकेगी या टूटेगी, और मैं रुकने नहीं आया। आदित्य राजवंश को अब यह साफ दिखने लगा था कि जब सच सामने आता है तो सत्ता सबसे पहले अपने साये फैलाती है। ये साये शोर नहीं करते, वे चुपचाप रास्ते रोकते हैं। सुबह का शहर सामान्य लग रहा था। लोग दफ्तर जा रहे थे, गाड़ियां वही शोर कर रही थीं। लेकिन कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स और कुछ बंद दरवाजे ये बता रहे थे कि ऊपर कहीं हलचल तेज हो चुकी है। घर में आज फिर सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा डर का नहीं था, ये सावधानी का था। लावण्या ने नाश्ते की मेज पर बैठते हुए पूछा, आज बाहर बहुत लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं। आदित्य ने चाय का घूंट लिया। नाम तभी लिया जाता है जब असर होता है। लावण्या ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गई। वो अब सवाल पूछने से डरती नहीं थी, वो जवाब सुनने से डर रही थी। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB पहुंचते ही आदित्य को सीधे ऊपर बुलाया गया। आज कोई मेल नहीं आया, कोई नोटिस नहीं, सिर्फ एक कॉल। अभी ऊपर का कमरा ठंडा था और बहुत शांत। कमरे में 3 नए चेहरे थे, सभी गंभीर। हम इस मामले को धीरे करना चाहते हैं, एक ने कहा। आदित्य ने सीधे पूछा, क्यों? क्योंकि बहुत कुछ दांव पर है। आदित्य की आवाज स्थिर थी। दांव पर हमेशा कुछ ना कुछ होता है। सवाल यह है कि हम किसे बचा रहे हैं। कमरे में कोई तुरंत जवाब नहीं आया। एक और अधिकारी बोला, अगर आप इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो कुछ ताकतें आपके खिलाफ हो जाएंगी। आदित्य ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, ताकतें तभी सामने आती हैं जब उन्हें डर लगता है। ये जवाब चेतावनी से ज्यादा घोषणा था। दोपहर तक आदित्य को साफ महसूस होने लगा कि बैंक के भीतर भी रेखाएं खिंच रही हैं। कुछ लोग अब खुलकर साथ दे रहे थे, कुछ दूरी बना रहे थे, और कुछ अब उसके रास्ते में चुपचाप खड़े हो रहे थे। शाम के समय एक पुराना नाम फिर से सामने आया, वही उद्योगपति जिसने पहले बात रोकने की पेशकश की थी। इस बार संदेश छोटा था, वी नीड टू टॉक फेस टू फेस। आदित्य ने संदेश देखा, फिर फोन जेब में रख लिया। अब बातचीत फोन पर नहीं होने वाली थी।
घर लौटते समय उसने महसूस किया कि आज ड्राइवर भी कुछ ज्यादा सावधान है। सब ठीक है? आदित्य ने पूछा। ड्राइवर ने शीशे में देखा। सर, आज शहर में कई लोग पूछताछ कर रहे हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। तो मतलब खबर सही जगह पहुंची है। घर में घुसते ही लावण्या की मां ने धीमी आवाज में कहा, आज हमारे पुराने रिश्तेदार आए थे। आदित्य रुका। किस लिए? पूछ रहे थे कि हम किस तरफ हैं। यह सवाल 3 साल पहले कभी नहीं पूछा गया था। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, आप उसी तरफ हैं जहां सच है। लावण्या की मां ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को आदित्य अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। आज शहर की रोशनियां उसे चुनौती नहीं दे रही थीं, वे उस पर नजर रख रही थीं। उसने मन ही मन कहा, अब खेल सिर्फ पैसों का नहीं है, अब ये सत्ता की परछाइयों से लड़ाई है, और परछाइयां तभी भागती हैं जब रोशनी सीधे उन पर पड़ती है। रात के सन्नाटे में आदित्य राजवंश का फोन बजा। इस बार कोई अनजान नंबर नहीं था। ये एक ऐसा नाम था जिसे वो टाल नहीं सकता था। आपको कल सुबह एक औपचारिक नोटिस मिलेगा, दूसरी तरफ से कहा गया। आवाज में कोई धमकी नहीं थी, बस ठंडा भरोसा था। आदित्य ने शांत स्वर में पूछा, किस बारे में? आपके अधिकारों की समीक्षा होगी। फोन कट गया। आदित्य देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि यह पहला सीधा वार था। अगली सुबह नोटिस आ चुका था। भारी शब्दों में लिखा गया पत्र, जिसमें सहयोग, जांच और अस्थायी सीमाएं जैसे शब्द थे। लावण्या ने चिट्ठी पढ़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ये तुम्हें रोकना चाहते हैं, उसने कहा। आदित्य ने पत्र वापस लिया। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, ये समय खरीदना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB पहुंचते ही उसे प्रवेश द्वार पर रोक लिया गया। सर, आज आपको ऊपर से अनुमति लेनी होगी। 3 साल पहले यह सामान्य बात थी, आज ये चुनौती थी। आदित्य ने जेब से एक दूसरा पत्र निकाला। साइन ताजे थे। अब अनुमति यहां से आएगी, उसने कहा। गार्ड ने पत्र पढ़ा, एक पल रुका, फिर रास्ता बना दिया। ऊपर की मीटिंग आज छोटी नहीं थी। कमरे में वही चेहरे थे, लेकिन आज उनके पीछे और भी चेहरे थे। आप बहुत तेज चल रहे हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। आदित्य ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि सच धीमी चाल से मर जाता है। कमरे में कुछ लोग असहज हुए, कुछ ने सिर झुका लिया। हम आपको थोड़ा पीछे हटने की सलाह देते हैं, दूसरे ने कहा। आदित्य कुर्सी से उठा। सलाह बराबरी वालों को दी जाती है, उसने कहा, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह टकराव था, खुला, बिना शोर। दोपहर तक खबर बाहर आ चुकी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी की शक्तियों की समीक्षा शुरू। नाम नहीं था, लेकिन संकेत साफ थे। शेयर बाजार ने इस संकेत को तुरंत समझा। कुछ कंपनियों के शेयर तेजी से गिरे, कुछ सौदे रुक गए। सत्ता का वार अब पलटने लगा था। शाम को वही उद्योगपति खुद घर तक आया। इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। आप आग से खेल रहे हैं, उसने कहा। दरवाजे पर ही जवाब दिया, नहीं, मैं बस अंधेरे में लाइट जला रहा हूं। आप सब कुछ खो सकते हैं, उसने उसकी आंखों में देखा। मैंने खोने से ही शुरू किया था। उद्योगपति कुछ पल खामोश रहा, फिर लौट गया। रात को घर में कोई आदेश नहीं था, कोई ताना नहीं। लावण्या की मां ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई तो? आदित्य ने पहली बार नरमी से जवाब दिया, तो सच उतना ही बड़ा निकलेगा। आदित्य खिड़की के पास खड़ा था। शहर की रोशनियां अब परछाइयां नहीं बना रही थीं, वे साफ दिख रही थीं। उसने मन ही मन कहा कि सत्ता ने पहला वार कर दिया है। अब या तो वो रुकेगी या टूटेगी, और मैं रुकने नहीं आया। अगली सुबह नोटिस आ चुका था। भारी शब्दों में लिखा गया पत्र, जिसमें सहयोग, जांच और अस्थायी सीमाएं जैसे शब्द थे। लावण्या ने चिट्ठी पढ़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ये तुम्हें रोकना चाहते हैं, उसने कहा। आदित्य ने पत्र वापस लिया। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, ये समय खरीदना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB पहुंचते ही उसे प्रवेश द्वार पर रोक लिया गया। सर, आज आपको ऊपर से अनुमति लेनी होगी। 3 साल पहले यह सामान्य बात थी, आज ये चुनौती थी। आदित्य ने जेब से एक दूसरा पत्र निकाला। साइन ताजे थे। अब अनुमति यहां से आएगी, उसने कहा। गार्ड ने पत्र पढ़ा, एक पल रुका, फिर रास्ता बना दिया। ऊपर की मीटिंग आज छोटी नहीं थी। कमरे में वही चेहरे थे, लेकिन आज उनके पीछे और भी चेहरे थे। आप बहुत तेज चल रहे हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। आदित्य ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि सच धीमी चाल से मर जाता है। कमरे में कुछ लोग असहज हुए, कुछ ने सिर झुका लिया।
हम आपको थोड़ा पीछे हटने की सलाह देते हैं, दूसरे ने कहा। आदित्य कुर्सी से उठा। सलाह बराबरी वालों को दी जाती है, उसने कहा, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये टकराव था, खुला, बिना शोर। दोपहर तक खबर बाहर आ चुकी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी की शक्तियों की समीक्षा शुरू। नाम नहीं था, लेकिन संकेत साफ थे। शेयर बाजार ने इस संकेत को तुरंत समझा। कुछ कंपनियों के शेयर तेजी से गिरे, कुछ सौदे रुक गए। सत्ता का वार अब पलटने लगा था। शाम को वही उद्योगपति खुद घर तक आया। इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। आप आग से खेल रहे हैं, उसने कहा। दरवाजे पर ही जवाब दिया, नहीं, मैं बस अंधेरे में लाइट जला रहा हूं। आप सब कुछ खो सकते हैं, उसने उसकी आंखों में देखा। मैंने खोने से ही शुरू किया था। उद्योगपति कुछ पल खामोश रहा, फिर लौट गया। रात को घर में कोई आदेश नहीं था, कोई ताना नहीं। लावण्या की मां ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई तो? आदित्य ने पहली बार नरमी से जवाब दिया, तो सच उतना ही बड़ा निकलेगा। आदित्य खिड़की के पास खड़ा था। शहर की रोशनियां अब परछाइयां नहीं बना रही थीं, वे साफ दिख रही थीं। उसने मन ही मन कहा कि सत्ता ने पहला वार कर दिया है। अब या तो वो रुकेगी या टूटेगी, और मैं रुकने नहीं आया। आदित्य राजवंश को यह एहसास हो चुका था कि सत्ता से लड़ते हुए सबसे खतरनाक पल वो होता है जब आपकी पहचान छुपी नहीं रहती। अब तक वो फैसलों के पीछे था, आज वो नाम के सामने आने वाला था। सुबह की हवा भारी थी, न मौसम बदला था न शहर, लेकिन आज हर सांस में एक अजीब सी सख्ती थी। घर में असामान्य शांति थी, न कोई ताना न कोई आदेश। लावण्या की मां पहली बार पूछकर बोली, आज तुम जल्दी लौटोगे? ये सवाल डर से नहीं, अनिश्चितता से आया था। आदित्य ने जूते पहनते हुए कहा, आज देर हो सकती है, शायद बहुत देर। लावण्या ने उसकी तरफ देखा। आज उसकी नजर पूछ नहीं रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB के बाहर आज सामान्य सुरक्षा नहीं थी। मीडिया बैरिकेड्स, अतिरिक्त पुलिस और दूर खड़े कैमरे, सब कुछ इस बात का संकेत था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। आदित्य गाड़ी से उतरा। पहली बार किसी ने उसे सर कहकर नहीं पुकारा, सबने नाम लिया। ऊपर की मीटिंग आज बंद दरवाजों के पीछे नहीं थी। ये बैठक दस्तावेजों से ज्यादा घोषणाओं के लिए थी। स्क्रीन पर एक ही फाइल खुली थी। शीर्षक था, फाइनल बेनिफिशियल ओनरशिप डिस्क्लोजर। कमरे में बैठे लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर स्थिर थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, आज हम उस नाम को सार्वजनिक करने जा रहे हैं जो पिछले 3 सालों से छाया बना हुआ था। कुछ लोगों ने गहरी सांस ली, कुछ ने नजरें झुका लीं। आदित्य खड़ा था, सीधा। स्क्रीन बदली, एक नाम उभरा, आदित्य राजवंश। कमरे में कोई शोर नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों को यह नाम चौंकाने वाला था वे पहले ही समझ चुके थे। 3 साल पहले, अधिकारी ने पढ़ना शुरू किया, इसी निवेश के कारण इस व्यक्ति को उसके परिवार से अलग कर दिया गया था। आदित्य की आंखों के सामने वो दिन आ गया, वही घर, वही शब्द, वही चुप्पी। आज अधिकारी की आवाज और सख्त हुई, वही निवेश देश के सबसे बड़े विदेशी पोर्टफोलियो में शामिल है। कमरे में कुछ लोग अपनी अपनी कुर्सियों में और पीछे चले गए। मीटिंग के बाद दरवाजे खुले, मीडिया अंदर आई। कैमरों की रोशनी सीधे आदित्य पर पड़ी। पहली बार वो झुका नहीं। क्या आप वही घर जमाई है जिसे शहर तुच्छ समझता था? एक रिपोर्टर ने पूछा। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं वही आदमी हूं जो चुप था, अब नहीं। घर की ओर लौटते समय शहर बदला हुआ लग रहा था। नजरें बदली थीं, आवाजें बदली थीं, लेकिन आदित्य का मन अभी भी स्थिर था। घर में कदम रखते ही लावण्या सामने खड़ी थी। उसके हाथ में टीवी का रिमोट था। स्क्रीन पर उसी का चेहरा था। उसकी आवाज कांप रही थी। तो ये सब सच है? आदित्य ने पहली बार धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा, हां। कमरे में कोई शब्द नहीं बचा। आदित्य ने खिड़की की तरफ देखा। आज उसका नाम दुनिया के सामने था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होनी थी, क्योंकि नाम सिर्फ पहचान देता है, इंसाफ अब भी मांगता है। टीवी स्क्रीन पर आदित्य राजवंश का चेहरा स्थिर था, लेकिन कमरे में खड़े लोगों के भीतर कुछ भी स्थिर नहीं था। खबर चल रही थी, विश्लेषण हो रहा था, और हर वाक्य के साथ 3 साल पुरानी धारणाएं एक एक कर टूट रही थीं। लावण्या की मां सोफे पर बैठी थी। उनके हाथ में चाय का कप था, लेकिन वो ठंडा हो चुका था। तो तुम वही हो? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जिसके बारे में पूरा शहर बात कर रहा है। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। आज सफाई देने का दिन नहीं था।
लावण्या अब भी टीवी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन नमी थी, शर्म की और पछतावे की। 3 साल, वो बोली। तुमने एक शब्द नहीं कहा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी नजर में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने कहा, अगर मैं बोलता तो तुम सुनती नहीं, और अगर सुन भी लेती तो शायद मानती नहीं। लावण्या की गर्दन झुक गई। उसी पल घर का दरवाजा बजा। एक नहीं, कई बार। लावण्या की मां उठी, दरवाजा खोला। बाहर वही लोग थे जो कभी फोन पर धमकी देते थे, आज हाथ जोड़कर खड़े थे। हम बस थोड़ी बात करना चाहते हैं, उनमें से एक ने कहा। आदित्य आगे बढ़ा। अब बातें फोन पर नहीं होती, उसने शांत स्वर में कहा, और इस घर में बिना इज्जत कोई अंदर नहीं आएगा। दरवाजा बंद हो गया। अगली सुबह पूरी तरह बदला चुका था। अखबारों के पहले पन्ने पर वही नाम था, वही चेहरा। कहीं उसे गुलाम निवेशक कहा जा रहा था, कहीं शांत अरबपति। लेकिन आदित्य के लिए ये सब शब्द बेमानी थे। वो जानता था अब असली परीक्षा इन नामों से आगे है। भारतीय राष्ट्र बैंक में आज माहौल उत्सव जैसा नहीं था। ये सम्मान का दिन था, लेकिन डर के साथ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने खड़े होकर कहा, आज से कोई भ्रम नहीं है, आपकी भूमिका औपचारिक नहीं, निर्णायक है। आदित्य ने बस इतना कहा, तो अब काम भी निर्णायक होगा। कमरे में किसी ने सवाल नहीं किया। दोपहर तक पहला बड़ा आदेश निकला। 3 साल पहले जिस फाइल को गलत निर्णय कहा गया था, उसे विजनरी मूव घोषित किया गया। उसी दस्तावेज पर अब आदित्य के हस्ताक्षर थे, बिना झिझक, बिना सफाई। शाम को वो घर लौटा। आज किसी ने उसे जूते उतारने को नहीं कहा। लावण्या की मां ने धीरे से कहा, खाना तैयार है। ये वाक्य 3 साल बाद पहली बार सम्मान के साथ बोला गया था। आदित्य बैठ गया, खाना देखा, लेकिन उसने पहला कौर नहीं उठाया। ये बदलाव डर से आया है, उसने कहा, और डर से आया सम्मान स्थायी नहीं होता। कमरे में कोई जवाब नहीं था। रात को वो उसके पास आई। अगर सब कुछ आज से बदल सकता है, वो बोली, तो क्या हम भी? आदित्य ने उसे देखा, लंबे समय बाद, बिना कठोरता के। रिश्ते, उसने कहा, ताकत से नहीं, सच से बचते हैं। लावण्या चुप रही, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी समझ की थी। आदित्य खिड़की के पास खड़ा था। नीचे शहर चमक रहा था। यही शहर कभी उसे कचरा कहता था, फकीर समझता था। आज वही शहर उसके फैसलों की राह देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, घर जमाई अब कहानी नहीं रहा। वो भूमिका थी। अब कहानी अरबपति की नहीं, एक ऐसे आदमी की है जिसने अपमान सहा, लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आदित्य राजवंश जानता था कि जब व्यवस्था हिलने लगती है तो वो खुद को बचाने के लिए आखिरी दांव खेलती है। ये दांव खुले में नहीं खेले जाते। ये दांव मुस्कान, वादों और डर तीनों के साथ आते हैं। सुबह की पहली कॉल ने ही बता दिया कि ये दिन अलग होने वाला है। आपसे निजी तौर पर मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ की आवाज बहुत संयमित थी, बिना रिकॉर्ड, बिना टीम। आदित्य ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं अकेला नहीं आता, लेकिन आप अकेले आ सकते हैं। कॉल कट गई। ये जवाब साफ संकेत था। घर में आज फिर हलचल थी, लेकिन इस बार वो हलचल उसके कारण नहीं थी। लावण्या ने नाश्ता रखते हुए कहा, कल रात मां को नींद नहीं आई। आदित्य ने सिर हिलाया। उन्हें भी अब समझ आ रहा है कि ये लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं है। लावण्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर वे लोग तुम्हें खरीदने की कोशिश करें? आदित्य ने पहली बार मुस्कान के साथ जवाब दिया, तब उन्हें पता चलेगा कि कुछ चीजें कीमत से बाहर होती हैं। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB पहुंचते ही उसे बताया गया कि बोर्ड की आपात बैठक बुलाई गई है। एजेंडा छोटा था, लेकिन वजनदार, पावर रीएलोकेशन प्रपोजल। कमरे में बैठते ही आदित्य को समझ आ गया, यह प्रस्ताव उसे रोकने के लिए है। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा। हम बस चाहते हैं कि आप थोड़ा पीछे रहें। आदित्य ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, शांति सच को दबाकर नहीं आती। कमरे में कुछ लोग नजरें चुराने लगे। प्रस्ताव पढ़ा गया। आदित्य की शक्तियां तकनीकी तौर पर वही रहती, लेकिन हर फैसले के लिए एक नई समीक्षा परत जोड़ दी जाती। कागज पर यह संतुलन था, असल में यह जंजीर थी। आदित्य ने कागज बंद किया। अगर मैं मना कर दूं तो? कमरे में कोई तुरंत नहीं बोला। फिर एक आवाज आई, तो हमें आपके अतीत को फिर से देखना पड़ेगा। यह धमकी नहीं थी, यह याद दिलाना था। दोपहर तक बात बाहर फैल चुकी थी।
कुछ मीडिया चैनल नैतिकता बनाम महत्वाकांक्षा जैसी सुर्खियां चला रहे थे। आदित्य ने टीवी नहीं देखा। उसे पता था अब हमला उसकी साख पर होगा। शाम को वही उद्योगपति फिर सामने आया। इस बार कोई मुस्कान नहीं थी। आप जीत नहीं सकते, उसने कहा। यह सिस्टम आपसे बड़ा है। आदित्य ने सीधी नजर से देखा। सिस्टम लोगों से बनता है, उसने कहा, और लोग बदल सकते हैं। किस कीमत पर? आदित्य का जवाब बिना रुके आया, हर कीमत पर। घर लौटते समय आदित्य ने महसूस किया कि आज हवा भी भारी है। यह वही दबाव था जो कभी उसे तोड़ देता। आज यह उसे सीधा खड़ा रखे हुए था। रात को वो अकेला बैठा। फोन उसके सामने था। एक दस्तावेज खुला था, पावर रीएलोकेशन एक्सेप्टेंस। बस एक साइन चाहिए था। उसने कलम उठाई, फिर रख दी। आज फैसला जल्दी में नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी कुर्सी का नहीं, उसके उद्देश्य का सवाल था। उसने डायरी में लिखा, आखिरी दांव हमेशा लालच से खेला जाता है। अगर मैं झुका तो सच झुक जाएगा, और सच मेरे लिए सौदे की चीज नहीं है। डायरी बंद हुई, लाइट बुझी। लेकिन यह लड़ाई अब पूरी तरह जाग चुकी थी। रात लगभग बीत चुकी थी, लेकिन आदित्य राजवंश की मेज पर रखा वो दस्तावेज अब भी खुला था। कलम वही रखी थी, साइन नहीं हुआ था। यह कोई जल्दबाजी नहीं थी, ये इंतजार था उस पल का जब फैसला सिर्फ सही नहीं, जरूरी भी बन जाए। सुबह होते ही पहली खबर आई। एक बड़ा चैनल खुले शब्दों में कह रहा था कि आदित्य अत्यधिक अधिकार चाहता है। दूसरे चैनल ने उसे सिस्टम के लिए खतरा कहा। आदित्य ने टीवी बंद कर दिया। उसे पता था यह आखिरी दांव है। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB पहुंचते ही उसे फिर से बोर्ड रूम में बुलाया गया। आज कमरे में कोई घुमाव नहीं था। हमने तय कर लिया है, एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा। या तो आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या हम आपसे दूरी बनाएं। आदित्य ने दस्तावेज मेज पर रखा। अगर मैं स्वीकार कर लूं तो, उसने पूछा, तो जांच का क्या होगा? कोई जवाब नहीं आया। और अगर मैं मना कर दूं तो परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे। यह अब चेतावनी नहीं थी, यह दबाव था। आदित्य कुर्सी से उठा। उसकी आवाज न ऊंची थी न कांपती। 3 साल पहले उसने कहा, मैंने सब कुछ खोया, पर एक चीज बची रही, मेरी रीढ़। कमरे में कोई नहीं हिला। आज अगर मैं झुका, आदित्य ने आगे कहा, तो यह बैंक बचेगा, लेकिन व्यवस्था नहीं। उसने दस्तावेज बंद किया। एक पल के लिए सबकी नजरें उसी पर थीं। फिर उसने कागज 2 हिस्सों में फाड़ दिया। कमरे में जैसे सांस रुक गई। मैं ये स्वीकार नहीं करता, आदित्य ने कहा, और आज से हर फैसला रिकॉर्ड पर होगा। यह घोषणा नहीं थी, ये रेखा थी जो अब मिटने वाली नहीं थी। दोपहर तक खबर बाहर आ चुकी थी। सीनियर ऑफिशियल रिजेक्ट्स पावर कर्टेलमेंट प्रपोजल। मार्केट ने प्रतिक्रिया दी। कुछ गिरा, कुछ रुका, लेकिन कुछ पहली बार साफ दिखने लगा। शाम को वही उद्योगपति फिर फोन पर था। इस बार आवाज थकी हुई थी। आप जीत गए, उसने कहा। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, यह जीत नहीं है, यह सफाई है। कॉल कट गई। घर लौटते समय आदित्य ने पहली बार लंबी सांस ली। आज उसे पता था अब रास्ता साफ है। घर में लावण्या और उसकी मां बैठी थीं। आज टीवी पर लावण्या ने कहना चाहा। आदित्य ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं। लावण्या की मां धीरे से बोली, हमने तुम्हें कम आका। आदित्य ने उनकी तरफ देखा। कोई गुस्सा नहीं, कोई संतोष नहीं। मैं बड़ा नहीं था, मैं बस चुप था। रात को आदित्य खिड़की के पास खड़ा था। शहर की रोशनियां अब उसे चुनौती नहीं दे रही थीं, वे स्थिर थीं। उसने मन ही मन कहा, आखिरी दांव खेल दिया गया है। अब सत्ता छुप नहीं पाएगी, और जो सिस्टम सच से डरता है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता।